Hello, my dear student. Today we will start a lecture 2 which is a breathing and exchange of gases. ठीक है. लेक्चर फर्स्ट में हमने ब्रीदिंग किस तरह से होती है, हमारे कौन से ऑर्गन जो है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, कैसे ऑक्सीजन अंदर आती है, ये पढ़ा था. आज हम पढ़ेंगे पूरा ब्रीदिंग का मैकेनिज्म. मैकेनिज्म का मतलब है कि किस तरह से जब ऑक्सीजन अंदर जाएगी, लंग्स किस तरह से रिएक्ट करेंगे, आपका डायाफ्राम, आपका थोरेसिक कैविटी, उसका क्या रोल है ब्रीदिंग में. तो ये आज का जो लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, हम इसको करेंगे. अच्छा, ब्रीदिंग के बारे में हमें जानना है तो हमें थोरेसिक कैविटी पढ़ना पड़ेगा. थोरेसिक कैविटी क्यों? क्योंकि जो आपका थोरेसिक चैम्बर है, आपके ऑल अराउंड जो रिब्स हैं, पूरा ये इंटरकोस्टल मसल से बना हुआ एक केज है, एयर टाइट चैम्बर. दिस इज एयर टाइट चैम्बर, दिस इज कॉल्ड थोरेसिक कैविटी या दिस इज अ थोरेसिक केज. ठीक है, ये क्या है? एयर टाइट चैम्बर है, पूरा इंटरकोस्टल मसल से बना हुआ. इसके ऊपर से रिब्स इसी में आई हुई, एकदम धसी हुई रिब्स होती हैं जिनके बीच में कोई स्पेस नहीं होता है, सारा इंटरकोस्टल मसल से बना हुआ है. क्योंकि अगर ये एयर टाइट चैम्बर नहीं होगा तो जो ऑक्सीजन इनटेक करेगी अंदर तो वो बाहर निकल जाएगी. ठीक है, तो अगर हमें ब्रीदिंग का फिनोमिना समझना है तो हमें थोरेसिक चैम्बर के बारे में पढ़ना पड़ेगा. क्योंकि थोरेसिक चैम्बर और डायाफ्राम, थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम हम इंक्रीज कर दें, बढ़ा दें या डिक्रीज कर दें तो ही हम ऑक्सीजन को लंग्स के अंदर ला सकते हैं. इसी का वॉल्यूम इंक्रीज या डिक्रीज करने से ही हम जो है ब्रीदिंग कर पाते हैं. ठीक है, अब सेकेंड चीज है, देखो ये तुम्हारा पूरा थोरेसिक चैम्बर है, दिस वन. ठीक है, इसी में ऐसे रिब्स जो है आपकी मसल, आपका ये जो लंग्स है इसको ऊपर से कवर किए हुए, हमने रिब्स बना के नहीं दिखाई है. नीचे का जो एक ये दिस इज अ डोम शेप स्ट्रक्चर, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इन योर बॉडी, दिस इज कॉल्ड डायाफ्राम. क्वेश्चन आ जाता है डायाफ्राम जो है वो कौन सी मसल से बना हुआ होता है. तो डायाफ्राम जो है स्केलेटल मसल से बना हुआ डायग्राम है. और अगर हम कहें थोरेसिक चैम्बर किसका बना हुआ है तो दिस इज अ मेड अप ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स. ठीक है, तो ये जो डायाफ्राम है ये पूरा आपका थोरेसिक चैम्बर है, इस टाइप का. ये ट्रैकिया है आपकी. ठीक है, इसके अंदर से ट्रैकिया आ सकते हैं. ठीक है, दिस इज ट्रैकिया. ये आपकी लंग्स की पल्मोनरी वो. ठीक है, दोनों लंग्स और यहाँ पे बीच में आपका हार्ट होता है. हार्ट सॉरी, हाँ, दिस इज योर हार्ट. और लंग्स के ऊपर आपकी कैविटी होती है जिसको हम बोलते हैं आउटर प्लूरा. दिस इज आउटर प्लूरा, दिस वन, दिस वन. ठीक है, ये आउटर प्लूरा जो है आपकी, प्लूरा जो है लाइज द थोरेसिक चैम्बर. थोरेसिक चैम्बर से चिपकी हुई कैविटी होती है. फिर एक कैविटी आपकी आती है जो लंग्स से चिपकी रहती है. लंग्स इज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, ये दिस वन. ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्या? इनर प्लूरा विच इज लाइज इन द लंग्स. ये लंग्स के अंदर से चिपकी रहती है, दिस वन. ठीक है, अब इन दोनों जो प्लूरल जो आपकी कैविटीज हैं इनके अंदर एक फ्लूइड भरा रहता है जिसको हम बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड. एग्जैक्टली ये इसलिए भी होता है कि फ्रिक्शन ना हो. आउटर लेयर और लंग्स की इनर लेयर के बीच में जो है फ्रिक्शन से बचाने के लिए यहाँ पे प्लूरल फ्लूइड जो होता है वो भरा रहता है. ठीक है, जो कि फ्रिक्शन को मेंटेन करता है. ठीक है, अब देखो दिस इज अ ट्रैकिया. ठीक है, अब होता क्या है, ये डायाफ्राम जो है कुछ इस तरह से है, जैसे आपका अम्ब्रेला नहीं होता है ना, अम्ब्रेला देखा होगा, दिस वन, ये अम्ब्रेला है. ठीक है, अब ये डायाफ्राम क्या करता है, ये लंग्स के लिए पंप का काम करता है. ये जब आपकी बॉडी में एयर अंदर आ जाती है, ठीक है, तो इसके ऊपर प्रेशर पड़ता है. तो ये जो डायाफ्राम है ये डोम शेप ना होके फ्लैटन हो जाता है सीधा. यू जस्ट ब्रीथ यू, तो आपका जो डायाफ्राम है वो फ्लैटन हो गया. ठीक है, तो फ्लैटन हो गया तो थोरेसिक कैविटी को स्पेस मिला भाई, उतनी ही जगह थी, स्पेस मिला तो इसका साइज इंक्रीज हुआ.
अब छोटी जगह थी, उतनी जगह में साइज इंक्रीज हुआ, तो अंदर जो है बाहर एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में निगेटिव प्रेशर बढ़ा। भाई बाहर ज़्यादा ऑक्सीजन है, आपके लंग्स में कम है, तुरंत एयर अंदर आ गई। ठीक है, अब जब आपके अंदर एयर आ गई, लंग्स में प्रेशर मेंटेन हो गया, नेगेटिव प्रेशर। अब डायाफ्राम जो भी आपने इनहेल किया था, ठीक है, उसको रिलैक्स मोड में किया, तो डायाफ्राम क्या होता है, दिस ऐसे था, आपने सांस ली, डायाफ्राम ऐसे हो गया, उसने लंग्स को उठा दिया, ठीक है, आपकी रिब्स को उठा दिया, तो थोरेसिक चैम्बर जो था उतना ही थोरेसिक चैम्बर में जगह बन गई। ठीक है, वापस जब आपने एयर को पुल आउट किया, वापस चली गई इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो क्या हुआ, वापस से आपका डायाफ्राम जो फ्लैटन था, दिस वन, ये ऐसे हो गया, दिस इज अ डोम शेप। तो रिलैक्स कंडीशन में आपका डायाफ्राम जो है वो हमेशा डोम शेप हो जाता है। तो ये है ब्रीदिंग का फिनोमेना। ठीक है, देखो क्या होता है, हमारी जो ब्रीदिंग करते हैं, ब्रीदिंग के दो स्टेप होते हैं। एक तो होता है इंस्पिरेशन जिसमें, और एक होता है एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन को इनहेलेशन भी बोलते हैं और एक्सपिरेशन को एक्सहेलेशन भी बोलते हैं। इंस्पिरेशन दैट मीन्स वी विल टेक ऑक्सीजन फॉर आउटसाइड और एयर एंड इनहेल इट टू लंग तक ले गए हम। और एक्सपिरेशन में क्या हुआ, वो जो हम ऑक्सीजन लेके गए थे वो यहाँ पे लंग्स के पास ब्लड कैपरीज हैं, एल्वोलाई के थ्रू ब्लड कैपिलरीज में गई, फिर वो सेल में चली गई। ठीक है, सेल में जाने के बाद उसने ग्लूकोज को तोड़ा, ग्लूकोज बर्न हुआ, CO2 निकली, वापस से वो CO2 फिर से आपके ब्लड के कैपिलरीज में आई। ठीक है, उसके बाद फिर से एल्वोलाई में आई और लंग्स के थ्रू, नॉस्ट्रिल के थ्रू वापस से वो CO2 जो है वो बाहर इनहेल हो गई। तो इंस्पिरेशन व्हेन O2 एंटर की हमने, और एक्सपिरेशन CO2 को हमने बाहर निकाला। तो ब्रीदिंग के दो फिनोमेना है, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। अब ये मैकेनिज्म किस तरह से वर्क करते हैं इसको देखते हैं। देखो, इंस्पिरेशन में ऑलवेज बी अ नेगेटिव प्रेशर इन ब्रीदिंग और दिस इज ए एक्टिव प्रेशर। जब हम इंस्पिरेशन करते हैं, ऑक्सीजन को अपने अंदर इनटेक करते हैं, तो हमारे लंग्स में निगेटिव प्रेशर होता है। ठीक है, निगेटिव प्रेशर ऑलवेज बी अ लेस फॉर आउटर एटमोस्फियर। भाई निगेटिव प्रेशर होगा तभी तो आपके अंदर एयर कम हो गई लंग्स में, तभी तो बाहर से एयर ऑटोमेटिकली आपके बॉडी में अंदर आएगी। ठीक है, नॉस्ट्रिल के थ्रू। अब ये एक्टिव प्रोसेस ऐसे है भाई, जब आपके लंग्स में ऑक्सीजन की कमी हुई तो किस तरह से ATP, भाई आपके ब्रेन में रिस्पिरेटरी राइम सिस्टम होता है। ठीक है, रिस्पिरेटरी राइम सिस्टम जैसे ही आपको ऑक्सीजन की नीड हुई, उसने तुरंत आपके डायाफ्राम को सिग्नल दिया कि प्लीज कॉन्ट्रैक्ट करो। तो इसने कॉन्ट्रैक्शन शुरू किया। जैसे ही इसने कॉन्ट्रैक्शन शुरू किया तो क्या हुआ, ये पुल्ड हो गया, कॉन्ट्रैक्ट करके आप ऐसे थे, इस तरह से हो गया। ठीक है, तो इंस्पिरेशन जो निगेटिव प्रेशर, अब तुमने डायाफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट कराया तो एक्टिव प्रोसेस कैसे हुआ, मसल्स को ATP खर्च करनी पड़ी। एक्टिव प्रोसेस ऑलवेज बी वेयर एनर्जी इज यूज्ड। तो आपने अपने डायाफ्राम को फ्लैटन किया तो आपकी मसल को वर्क करना पड़ा। ठीक है, आपके ब्रेन से सिग्नल गया डायाफ्राम को। ठीक है, डायाफ्राम ने तुरंत मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करा के साइज इंक्रीज करा दी थोड़े से कैविटी की। तो इस प्रोसेस में आपकी ATP खर्च हुई, इसीलिए हम इसको बोलेंगे दिस इज ए एक्टिव प्रोसेस। ठीक है, तो होता कैसे इंस्पिरेशन में, जब ये एक्टिव प्रोसेस कैसे होता है और किस तरह से सिग्नल जाते हैं। तो सबसे पहले तो डायाफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट कराया, रिस्पिरेटरी राइम सेंटर ने डायाफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट कराया, तो आपका जो ये लंग्स है, दिस लंग्स जो है वो एंटीरियो पोस्टीरियो जो होता है ना, एंटीरियर, दिस इज एंटीरियर एंड दिस इज अ पोस्टीरियर। एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में आपकी जो लंग्स की मसल है पुल्ड हो गई इस पोजीशन में। ठीक है, तो इस पोजीशन में जब पुल्ड हुई
तो डायफ्राम का साइज इस तरह से बढ़ा, इस तरह से इसने प्रेशर डाला तो ये मसल इस तरह से इंक्रीज कर गए, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट कराया, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस से डायफ्राम ने लंग्स को कॉन्ट्रैक्ट करा दिया। अब लंग्स कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो थोड़े से कैविटी भी तो बढ़ी, ठीक है ना। तो यहाँ पे नेगेटिव प्रेशर इंक्रीज हो गया और इस प्रोसेस में आपकी एटीपी खर्च हुई, ठीक है। तो ये इंक्रीज कर गया। सेकेंडली क्या किया, फिर से आपके रेस्पिरेटरी राइम सिस्टम ने जो है आपकी इंटरनल जो इंटरकोस्टल जो मसल्स हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट कराया। इंटरनल इंटरकोस्टल जो मसल्स हैं, दिस इज ऑल अराउंड दिस योर थोरेसिक कैविटी, ये जब पुल्ड हुई तो आप डॉर्सी वेंट्रिकली आपका डायफ्राम आप ऐसे थे एकदम सुस्त वाली कंडीशन, वहां से रेस्पिरेटरी राइम सिस्टम ने जैसे ही इंटरनल कोस्टल मसल्स आपकी ये जो रिब्स पे थी, ठीक है, आपकी थोरेसिक कैविटी चैम्बर में थी, उनको सिग्नल भेजा कि भाई कांटेक्ट कराओ, तो वो तुरंत यूं हो गई। तो इस तरह से भी डॉर्सी वेंट्रिकली भी आपकी रिब्स यूं हो गई, ठीक है। तो फ्लैटन हो गई तो यहाँ भी स्पेस बन गया, थोरेसिक चैम्बर बड़ा हो गया। अब थोरेसिक चैम्बर बड़ा हो गया तो आपकी लंग्स के अंदर निगेटिव प्रेशर इंक्रीज हो गया, ठीक है। भाई यहाँ ऑक्सीजन की कमी है, तुरंत O2 एंटर कर गई, ठीक है, O2 एंटर कर गई, ठीक है, निगेटिव प्रेशर मेंटेन हो गया। अब तो क्या हुआ, रिब्स गेट एलिवेटेड डॉर्सो वेंट्रिकली, ठीक है, रिब्स एलिवेटेड हो गई और डायफ्राम अभी फ्लैटन कंडीशन में है, दिस वन फ्लैटन कंडीशन में है। अब आपने ऑक्सीजन को अंदर ले लिया तो क्या हुआ, जैसे ही तो लंग्स जो है एक्सपेंड हो गए, निगेटिव प्रेशर लगा इनसाइड लंग्स एज कंपेयर टू एटमॉस्फेयर एंड एयर इज रश इन योर लंग्स। दिस इज अ फिनोमेना ऑफ इंस्पिरेशन वेयर इज अ दो फिनोमेना वर्क करेंगे, डायफ्राम को इंक्रीज करा तो यह इंटरनल एक्सटरकोस्टल मसल को इंक्रीज करा। अब हमने सांस तो ले ली, अब हमें उसको CO2 में कन्वर्ट भी हो गई, अब हमें उसको पुल आउट करना है। तो जितना कुछ भी आपने इंस्पिरेशन में कांटेक्ट कराया था उसको क्या करा दो, उसको रिलैक्स करा दो, रिलैक्स। रिलैक्सिंग फेज में क्या हुआ, एक्सपिरेशन बोलेंगे हम या एक्सलेशन। इस प्रोसेस में एग्जैक्टली दिस इज अ पैसिव प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एनर्जी यूज नहीं होनी है, नो एटीपी इज रिक्वायर्ड। तो हुआ क्या, डायाफ्राम को हमने रिलैक्स करा दिया। तो जब डायाफ्राम रिलैक्स हुआ ना तो वो दिस वन इज इस शेप में आ गया डायाफ्राम, ये है आपका डायाफ्राम, ठीक है, ये आपका डोम शेप में आ गया ये। तो अभी जब डोम शेप में आ जाएगा तो ये क्या करेगा, लंग्स के ऊपर प्रेशर डालेगा यूं, तो आप जो CO2 है वो पुल्ड आउट हो जाएगी, तो लंग्स का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो गया। भाई ये सिकुड़ गया तो आपका थोरेसिक चैम्बर है उसका भी वॉल्यूम है वो कम हो गया, तो ऊपर से भी प्रेशर पड़ा, नीचे से भी प्रेशर पड़ा, तो क्या हुआ, लंग्स वॉल्यूम डिक्रीज, मोर प्रेशर इनसाइड लंग्स एज कंपेयर टू एटमॉस्फेयर, ठीक है, और एयर रश आउट कर गई। भाई बाहर के कंपेरिजन में लंग्स के ऊपर ज़्यादा प्रेशर था, प्रेशर पड़ा ज़्यादा, तो ऑटोमेटिकली एयर इज पुल्ड आउट आउटसाइड, बिकॉज डिफ्यूजन का लॉ है कि चीज़ें जो हैं क्या करती हैं, लो से हाई से लो की तरफ भागती हैं। तो अब यहाँ पे ज़्यादा था प्रेशर, तुरंत एयर रश आउट कर गई, तो ये आपका एस्पिरेशन हो गया। अब यहाँ पे ये आपका किस तरह से आपका थोरेसिक चैम्बर वर्क करता है, डायफ्राम वर्क करता है कि आपका लंग्स जो है वो वर्क कर पाता है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो नीट में आता है और आएगा, तो वो ये है कि एक जो आपकी लंग्स है ये, इसके अंदर जो है यहाँ पे इंट्रा, ठीक है, पल्मोनरी प्रेशर वर्क करता है, ठीक है,
ठीक है। और लंग्स के जो ये जो इसको बोलते हैं इंट्रा प्लूरल प्रेशर, ठीक है। इंट्रापल्मोनरी प्रेशर एंड इंट्राप्लूरल प्रेशर। तो इंट्रापल्मोनरी जो प्रेशर होता है ऑलवेज बी अ ग्रेटर देन दिस प्लूरल प्रेशर से, क्योंकि लंग्स के अंदर का प्रेशर हमेशा ज़्यादा रहता है एज कंपेयर टू इंट्राप्लूरल प्रेशर। अब उसका रीज़न क्या है, देखो बेटा, इसका प्रेशर हमेशा ज़्यादा रहेगा तो यहाँ पे नेगेटिव प्रेशर इंक्रीज रहेगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये हमेशा इस वजह से आपका लंग्स हमेशा थोड़े बहुत जो है वो एक्सपेंड रहेंगे, फूले रहेंगे। लेकिन अगर इसका प्रेशर बढ़ जाए, प्लूरल प्रेशर इंक्रीज ज़्यादा हो जाए, तो आपके लंग्स जो है वो कोलैप्स कर सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं, ठीक है। तो वो क्योंकि ना वो अगर इस पर प्रेशर डालेगा तो यहाँ पे प्रेशर जो नेगेटिव ना होकर पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पे नेगेटिव प्रेशर अगर इंक्रीज हो गया ना तो ये क्या करेगा, ये वाले इस वाले एरिया में, तो ये क्या करेगा, आपके लंग्स को कोलैप्स कर देगा और आपके लंग्स जो है रप्चर भी हो सकते हैं, डैमेज भी हो सकते हैं। तो इंट्रा जो पल्मोनरी प्रेशर इज ऑलवेज बी आर ग्रेटर देन इंट्रा प्लूरल प्रेशर। तो इस चीज़ को चाहे रटा मार लेना या समझ लेना, ये ऑलवेज भी नेगेटिव में वर्क करता है। तो ये हमेशा जो है वो इंक्रीज हमेशा ज़्यादा रहता है आप इससे प्लूरल प्रेशर से, ठीक है। तो आज के ब्रीदिंग वाले चैप्टर में हमने ब्रीदिंग में इंस्पिरेशन और एस्पिरेशन किस तरह से होती है वो पढ़ा। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम ब्रीदिंग के सारे स्टेप पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।